हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 जो इमरजेंसी पावर्स हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। सो लेट्स बिगिन। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हमारे पार्ट 18 के अंदर आते हैं संविधान के, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंदर आते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं टू मीट एबनॉर्मल सिचुएशन। कोई भी हमारे देश के अंदर अगर हो जाती है तो उसमें इमरजेंसी लगाने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर देते हैं। एंड जो रेशनल है इस प्रोविजंस को लाने का इज़ टू सेफ गार्ड एंड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी हमारी कंट्री की, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसे पूरा, और हमारे संविधान को खुद। और जो सेकंड पैराग्राफ उसमें देखते हैं, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पावरफुल पूरी हो जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है जब भी इमरजेंसी देश में लगाई जाती है। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये इमरजेंसी का प्रोविज़न ऐसा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी बना देता है बिना ही कोई संविधान के अंदर अमेंडमेंट किए, और इस काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल सिस्टम में किसी फेडरल से लेके ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ऑब्जर्वेशन दी थी तो उन्होंने बोला था कि ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिका आर प्लेस्ड इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। नो मैटर वॉट द सर्कमस्टेंसेज इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप और फॉर्म। तो जो इन्होंने बोला था कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइटली मोल्ड किया गया है फेडरलिज्म में, कि कुछ भी हो जाए वो अपनी चेंज और नहीं करेगा अपनी फॉर्म और शेप को, और वो यूनिटरी कभी भी नहीं होगा। और दूसरे ही तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो हमारे टाइम की और सर्कमस्टेंसेस की होती है। और नॉर्मल टाइम में इट वर्क एज अ फेडरल सिस्टम, और इमरजेंसी के टाइम में वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो यूनिटरी भी हो सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टाइप की इमरजेंसी दिखाता है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहली है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में आती है, और इमरजेंसी जो लगती है वो ग्राउंड पे लगती है, वॉर अगर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रेबिलियन हो रहा हो। और कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉय करता है एक टर्म प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इस टाइप की इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और सेकेंड है जो है प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अंदर आता है, और एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। स्टेट के अंदर जब भी फेलियर हो जाता है कि जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चलती है तो प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लग जाता है। और ये भी 2 नाम से जाने जाते हैं, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हावेवर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं किया गया। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इंडिया का को खतरा होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है, वो आर्टिकल 360 के अंदर आता है हमारे संविधान के। अब देख लेते हैं फर्स्ट, डेट इज़ नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 372 में उसने जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब भी किसी हमारी जो इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, और या उसके किसी पार्ट को, किससे, बाई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन से। और यहाँ पे ये नोट किया जाना चाहिए जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन, अगर वो सेटिस्फाई हैं कि वो एक कोई डेंजर दे सकता है हमारे कंट्री को। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कि इन जो अकरेंस होने की वॉर, किसी वॉर से या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबिलियन से पहले भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई हों कि वो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। और जो प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकता है इन ग्राउंड पे, वॉर पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे और आर्म रेबिलियन पे, वेदर और नॉट देयर इज़ अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम और सच अ प्रोक्लेमेशन इज़ इन ऑपरेशन। अगर ऑलरेडी कोई प्रोक्लेमेशन दिया हुआ है फिर भी दूसरा प्रोक्लेमेशन जो हमारे प्रेसिडेंट है वो दे सकते हैं। और ये प्रोविज़न ऐड हुआ था 38 अमेंडमेंट जो हमारा 1975 का है उससे। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर डिक्लेयर की जाती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। और दूसरी तरफ जब उसे डिक्लेयर किया जाता है आर्म रेबिलियन के ग्राउंड पे तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है।
और जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरी इंडिया में भी लग सकती है या उसके किसी पार्ट में भी लग सकती है। और ये जो प्रोविज़न है 42nd अमेंडमेंट का, उस वो प्रेसिडेंट को अनेबल करता है कि वो किसी भी इमरजेंसी का लिमिट कर सकता है ऑपरेशन। इट लिमिट द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द इंडिया, कि किसी स्पेसिफाइड पार्ट पर लगानी है। तो ये हमारा जो प्रोविज़न ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को थर्ड ग्राउंड बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए, प्रोक्लेमेशन के लिए। बट ये जो एक्सप्रेशन है ज़्यादा ही वैग है, उसका वाइड कॉनोटेशंस हैं। हैंस जो हमारा 44th अमेंडमेंट था 1978 का, उसने इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया आर्म रेबिलियन से फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस। थस इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, जो कि 1975 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी जी हेड कर रही थी उन्होंने यूज़ किया था। द प्रेसिडेंट हाउएवर डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। और जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हैं जब रिटर्न में उन्हें कैबिनेट से रिकमेंडेशन दी गई हो। उसका मतलब यह है कि जो इमरजेंसी है वो कैबिनेट के कॉन्फ्रेंस पे ही डिक्लेयर की जा सकती है और ना ही केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, जो कि 1975 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी, उन्हें एडवाइस कर दिया था उन्होंने प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें बिना ही कैबिनेट से पूछें। और जो कैबिनेट थस द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म ऑफ द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज मेड एज अ फेट अनकम्पली। और जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का, उसने इंट्रोड्यूस करा ये सेफगार्ड कि किसी भी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप ही कोई डिसीजन ना ले, इट शुड बी इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कैबिनेट। जो हमारा 38 अमेंडमेंट है 1975 का, मेड द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो 38 अमेंडमेंट ने डिक्लेरेशन नेशनल इमरजेंसी का इम्यून कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन ये प्रोविज़न डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट से। फर्दर जो मिनरल मिल्स केस है 1980 का, उसने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, किन ग्राउंड पे, मेलाफाइड में, और जो डिक्लेरेशन है वो होली एक्स्ट्राविनस हो या इलेवेंट फैक्ट दिखा रहा हो या वैसे ही एब्सर्ड हो। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन जो लगता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउस के पार्लियामेंट के 1 महीने के अंदर, कि जिस डेट पे वो इशू की जाती है उसके 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसे अप्रूव करना चाहिए। और जो ओरिजिनली है जो हमारे पार्लियामेंट में उसे 2 मंथ का टाइम था, लेकिन ये रिड्यूस कर दिया गया 1 मंथ बाई 44th अमेंडमेंट 1978 का। हाउएवर इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम जब लोकसभा डिसोल्व हुई हो, तो इस केस में क्या होगा, और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन। तो अगर इमरजेंसी उस टाइम पे लगे जब लोकसभा डिसोल्व हुई हो या डिसोल्यूशन हो रहा हो उसका इस 1 महीने के अंदर, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिन के लिए सर्वाइव करेगा, कि जब से लोकसभा पहले टाइम बैठेगी उससे 30 दिन तक चलेगा, और उससे पहले राज्यसभा हैज़ टू इन द मीन टाइम उसे अप्रूव कर दे। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि जो अप्रूवल है नेशनल इमरजेंसी का वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए जिस दिन वो लगती है। और ये ओरिजिनली 2 मंथ का था, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट था उसने इसे 1 मंथ पे रिड्यूस कर दिया। और जो प्रोक्लेमेशन है वो अगर उस टाइम पे इशू होता है जब लोकसभा डिसोल्व हुई हो या 1 महीने के अंदर होनी हुई हो, तो जो प्रोक्लेमेशन है ये एग्जिस्ट करता है 1 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग प्रोवाइडेड दैट द राज्यसभा इन द मीन टाइम अप्रूव इट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अगर अप्रूव कर दी जाती है दोनों हाउस के द्वारा, तो जो हमारी इमरजेंसी है वो 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो जाएगी, और उसे हम एक्सटेंड करवा सकते हैं इनफाइनाइट पीरियड के लिए, कि बार बार बस पार्लियामेंट का अप्रूवल की ज़रूरत है हर 6 महीने के बाद। और ये प्रोविज़न है ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 से ही डाला गया था। इससे पहले क्या था कि एक बार जब पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दी जाती थी कि वो जब तक वो कंटिन्यू रहती थी जब तक एग्जीक्यूटिव जो हमारी कैबिनेट है उनकी इच्छा होती थी। हाउएवर जो डिसोल्यूशन है लोकसभा का अगर हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ विदाउट अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इमरजेंसी, देन द जो प्रोक्लेमेशन है वो फिर 30 दिन सर्वाइव करेगा, जिससे कि जब हमारी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी और फर्स्ट सिटिंग के लिए
प्रोवाइडेड कि राज्यसभा जो है इस मीन टाइम में इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दे। और जो कोई भी रेजोल्यूशन है अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय आइदर ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। तो ये आप याद रखेंगे इसका जो कंटिन्यूएशन और जो प्रोक्लेमेशन जो दोनों है वो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है कि उसका मतलब है मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप दैट इज़ एब्सोल्यूट और मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी और 2/3 सिंपल मेजोरिटी, मतलब एब्सोल्यूट प्लस सिंपल मेजोरिटी लगती है इसके कॉन्टिन्यूएंस और प्रोक्लेमेशन में। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 से। प्रीवियसली सच रेजोल्यूशन कुड बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप याद रखेंगे जो इसका रेजोल्यूशन जो है इसका प्रोक्लेमेशन करता है जो इमरजेंसी को, और उसके कंटिन्यूएशन दोनों हाउस के द्वारा पास की जाती हैं स्पेशल मेजोरिटी से। और ये पहले 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड हुआ था, और प्रीवियसली क्या था कि ये सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट से ही हो जाया करता था, लेकिन अब स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अब रिवोकेशन देखते हैं कि कैसे इमरजेंसी हटाई जाती है। कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी को वो रिवोक कर सकते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही किसी भी टाइम पे, और जो कोई भी ऐसा प्रोक्लेमेशन है उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। फर्दर जो प्रेसिडेंट है वो रिवोक कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन अगर जो लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करते उसे कंटिन्यू करने के लिए डिसअप्रूव कर दे। अगेन जो सेफ गार्ड है ये भी 44th अमेंडमेंट से ही एक्ट हुआ था, और इस अमेंडमेंट से पहले जो प्रोक्लेमेशन है वो रिवोक किया जा सकता था प्रेसिडेंट के द्वारा अपने आप भी और लोकसभा के द्वारा भी, एंड लोकसभा हैड नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। बिफोर द अमेंडमेंट अ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ओन एंड द लोकसभा हैड नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। तो इस पैराग्राफ में इतना दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं प्रोक्लेमेशन अगर राज्यसभा ये लोकसभा हमारी रेजोल्यूशन पास कर दे उसे डिसअप्रूव करने के लिए। अगेन जो सेफ गार्ड है ये भी 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और लेकिन इससे पहले क्या था इस अमेंडमेंट से पहले कि जो प्रेसिडेंट भी और लोकसभा की जो रिवोक कर सकते थे प्रेसिडेंट कर सकते थे, और लोकसभा का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखते हैं कि जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेदर 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा गिव अ रिटर्न नोटिस टू द स्पीकर को दें या प्रेसिडेंट को दें इफ़ द हाउस जो है सेशन में ना हो। कि 44th जो अमेंडमेंट है 1978 का उसने ये प्रोवाइड किया है कि अगर 1/10 मेंबर टोटल मेंबर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर जो है लोकसभा के वो रिटर्न नोटिस दें स्पीकर को या प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन में नहीं है, तो जो एक स्पेशल सीटिंग है हाउस की वो 14 दिन के अंदर रखी जाएगी। कि उसके अंदर क्या होगा कि रेजोल्यूशन रखा जाएगा जो डिसअप्रूव करेगा जो हमारे इमरजेंसी है उसको कंटिन्यूएशन, और एक रेजोल्यूशन है जो है डिसअप्रूवल का वो डिफरेंट होता है रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोक्लेमेशन इन द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट। जो रेजोल्यूशन होता है डिसअप्रूवल का वो अलग होता है किससे जो रेजोल्यूशन अप्रूव करता है कंटिन्यूएशन प्रोक्लेमेशन का दो रेस्पेक्ट में। फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द लोकसभा एंड सेकेंड वन नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो रेजोल्यूशन है डिसअप्रूवल का वो डिफरेंट कैसे है कि अप्रूव करने के लिए जो कंटिन्यूएशन लगता है उसमें क्या है कि जो डिसअप्रूव करने के लिए केवल लोकसभा की ज़रूरत है, लेकिन जो कंटिन्यूएशन करने के लिए दोनों हाउस लगते हैं। और जो डिसकंटिन्यू करने के लिए वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, लेकिन जो कंटिन्यू करना पड़ता है उसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। तो होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया हो। अब इफेक्ट्स देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। A proclamation of emergency has a drastic and wide-ranging effect on the political system। और इसके consequences 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशन पे इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली, और इफेक्ट किस पे फंडामेंटल राइट्स पे। तो फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं इफेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। While a proclamation of emergency is in the force, the normal fabric of the center-state relation undergoes a fabric change. This can be studied under 3 heads, namely executive, legislative और financial। तो जो इफेक्ट क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर नेशनल इमरजेंसी का वो देख लेते हैं। तो वो भी 3 हेडिंग में डिफाइन किया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। तो पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव कि जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है सेंटर की वो एक्सटेंड करती है कि वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को किसी भी मैटर में इन विच इज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर टू बी एक्सरसाइज। और नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है जो सेंटर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को
ओनली कि स्पेसिफाइड मैटर्स में, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर बिकम एंटाइटल कि वो डायरेक्शन दे सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को किसी भी मैटर में। थस द स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रोट अंडर द कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, दो वो सस्पेंड नहीं होती। गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सस्पेंड नहीं होती, दो वो सेंटर के कंट्रोल में चली जाती है। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं, डेट इज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट होता है वो बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, ऑल्दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज़ नॉट सस्पेंडेड। तो जैसे हमने एग्जीक्यूटिव में देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो सेंटर के पास चली जाती है, दो स्टेट इज़ नॉट सस्पेंडेड। और इसमें भी यही है कि जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट हैं बिकम एम्पावर्ड कि वो कानून बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर हैं, ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है वो भी सस्पेंड नहीं की जा सकती, कि मतलब वो भी कानून बना सकते हैं। इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट उसको बस ओवरराइड कर सकती है। थस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लेजिस्लेटिव पावर का होता है सेंटर और स्टेट के बीच में वो सस्पेंड कर दिया जाता है, दो द स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हुई। तो ये बोलें तो ब्रीफ में द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रेदर देन फेडरल। और जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट। और जो लॉ होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाएंगे स्टेट सब्जेक्ट में नेशनल इमरजेंसी में, वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं जब से इमरजेंसी हटती है उसके। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी है सीज टू ऑपरेट। और इसमें नोट क्या करना चाहिए, जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का, नोटेबली व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, तो जो प्रेसिडेंट है हमारी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट पे भी अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं हो। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर जो पार्लियामेंट है वो कन्फर करती है पावर्स और ड्यूटीज़ इम्पोज करती है सेंटर के ऊपर और उसके ऑफिसर्स के ऊपर भी, और अथॉरिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर आउटसाइड द यूनियन लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉज मेड बाय इट अंडर इज एक्सटेंडेड जुडिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का वो प्रोवाइड करता है दो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबव एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्सटेंड होते हैं नॉट ओनली टू द स्टेट वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट ऑल्सो टू एनी स्टेट। ये जो 42nd अमेंडमेंट है हमारा 1976 का वो प्रोवाइड करता है कि दो रिजल्ट इसके जो अब प्रोविज़न मेंशन है कि वो ना कि केवल उस स्टेट पे एक्सटेंड करते हैं जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, पर दूसरी स्टेट पे भी लग सकते हैं। अब तीसरी हेडिंग देखते हैं फाइनेंशियल, कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर स्टेट के बीच में रेवेन्यू का। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं जो सेंटर से स्टेट को जो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है वो। और जो ये मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यू करेगा टिल द फाइनेंशियल ईयर के जो एंड तक, इन विच उस ईयर में जहाँ जिसमें जो इमरजेंसी है वो ख़त्म होती है, उस फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो फाइनेंशियल ईयर है, उस इमरजेंसी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक ये मॉडिफिकेशन कंटिन्यू होगा। और ऐसा सच जो भी है ऑर्डर है प्रेसिडेंट का इस दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द लाइफ ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, कि जो है 5 ईयर की, बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का ऑपरेशन में जब होता है कि जो लाइफ है लोकसभा की वो एक्सटेंड करी जाती है इसके नॉर्मल टर्म से भी, कि 1 साल तक वो एक्सटेंड की जा सकती है उससे लेके एनी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ टाइम। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, कि इमरजेंसी के ख़त्म होने के 6 महीने बाद ये एक्सटेंशन कंटिन्यू नहीं करेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो टर्म था 5th लोकसभा का 1971 से लेकर 1977 तक चली थी, वो 2 बार एक्सटेंड हुआ, एक बार में 1 साल ही। और सिमिलरली जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है नॉर्मल टर्म स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बाय 1 year ईच टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम नेशनल इमरजेंसी के दौरान,
सब्जेक्ट टू है मैक्सिमम वही 6 मंथ के लिए आफ्टर द इमरजेंसी है सीज टू ऑपरेट। अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफेक्ट देख लेते हैं एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आर्टिकल 358 और 359 है वो डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल इफेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स का ऊपर जो पड़ता है इमरजेंसी का वो बताते हैं। तो इट्स आर्टिकल 358 एंड 359। तो जो आर्टिकल है 358 वो डील करता है सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटेड किया हुआ है आर्टिकल 19 के द्वारा। वाइल जो 359 है आर्टिकल वो डील करता है सस्पेंशन अदर फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्ट दोज गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। ये दो प्रोविज़न हैं वो नीचे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 358 और 359 है वो डिस्क्राइब करता है इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और जो आर्टिकल 358 है वो डील करता है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन जो आर्टिकल 19 के द्वारा गारंटी किया गया। और जो 359 है वो डील करता है सस्पेंशन दूसरे फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्ट जो आर्टिकल 20 या 21 है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस में और कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस दैट इज़ 20 एंड आर्टिकल 21। दिस टू प्रोविज़न नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो गाइज ये जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।